Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, how are you? उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे होंगे हमारे लेक्चर्स को सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत अहम है और वो है बायोलॉजिकल मेथड। ये सवाल बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन के तौर पे और इसमें से एमसीक्यूज जब आप पास पेपर्स देखेंगे पोर्टल में तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं इस चैप्टर की कितनी अहमियत है इस टॉपिक की इस चैप्टर में जो कि बायोलॉजिकल मेथड है। इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जो हैं वो आते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है कि बायोलॉजिकल मेथड। बेटा जैसे कि आपको पता है कि जो साइंस है उसकी बेस एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज होता है, यानी कि एक खास तरतीब के साथ नॉलेज को हम पढ़ते हैं तो वो साइंस बन जाती है। अगर रैंडमली पढ़ेंगे तो वो आर्ट्स हो जाएगी। आर्ट्स और साइंस में यही फर्क है कि एक सिस्टमैटिक तरीका है पढ़ने का। तो इसी तरह से बायोलॉजी के अंदर भी जैसे कि साइंस में एक सेट मेथडोलॉजी है, एक तरीक़ेकार पहले से डिटरमिन होता है चीज़ों को, बिल्कुल ऐसे ही बायोलॉजी के अंदर भी बायोलॉजिकल मेथड में एक सेट मेथडोलॉजी है। और वो सेट मेथडोलॉजी है क्या? वो है एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। किस बायोलॉजी में हम हर चीज जो है उसको बेस बनाते हैं उसमें एक्सपेरिमेंट को, कि एक्सपेरिमेंट में वो चीज जो है वो प्रूव हो जाए। मीन एक्सपेरिमेंटली अगर वो चीज प्रूव्ड है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी का नाम। यानी कि इस मेथडोलॉजी की जो बेस है वो है एक्सपेरिमेंट। अब ये कैसे शुरू होता है बायोलॉजिकल मेथड? ये शुरू होता है चांस ऑब्जर्वेशन से। मीन बाय चांस हमें कोई चीज मिल जाती है, जैसे ये कोई डिजीज है, जैसे कोरोना की आजकल बात हो रही है, तो ये बाय चांस डॉक्टर जो है चाइनीज, उन्होंने उसको एक डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर फिर जब उसको स्टडी किया गया तो एक ये बड़ी डेंजर किस्म की जो है वो डिजीज का पता चला। ऐसे ही चांस ऑब्जर्वेशन। अब जो चांस ऑब्जर्वेशंस होती हैं या जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हम कैसे हासिल करते हैं? ये ऑब्जर्वेशंस 5 सेंसेस की मदद से जो है वो ली जाती हैं। अब उसमें 5 सेंसेस हमारी क्या है? विजन, यानी कि हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम सुन के ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज को, हम स्मेल करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, टेस्ट से, या फिर टच से। तो दीज आर 5 सेंसेस जिनकी मदद से हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि जिससे हम ऑब्जर्वेशन जो है उसको बनाते हैं। अब ऑब्जर्वेशन जो है ये फिर डिपेंड करती है उस बंदे की फंक्शनल एबिलिटीज के ऊपर। अब देखें, किसी की सुनने की सलाहियत ज्यादा होती है, किसी की स्मेल करने की सलाहियत ज्यादा होती है, किसी की हेयरिंग की, किसी की देखने की, किसी की ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो हर बंदे की एक डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो वो ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो वेरी करती हैं इंडिविजुअल के ऊपर, उनकी फंक्शनल एबिलिटीज के ऊपर। अब ऑब्जर्वेशन जो हैं ये हमेशा 2 तरह की होती हैं। एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो क्वालिटी बेस होती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी है उस बेस करती हैं। दूसरी क्वांटिटेटिव होती हैं जो कि क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट उसकी बेस पे, यानी कि क्वांटिटी की बेस के ऊपर होती है। अब जो क्वालिटी बेस्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऑब्जर्वेशंस लाइक कलर, टेस्ट,
स्मेल की तरह की ऑब्जर्वेशन क्वालिटी बेस्ड हैं। अब जो क्वालिटी बेस्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, ये नंबर्स की सूरत में आप मेजर नहीं कर सकते, और जब चीज नंबर की सूरत में आप मेजर नहीं कर सकते तो इनकी एक्यूरेसी भी इतनी ज्यादा नहीं होगी फिर। जबकि क्वांटिटेटिव, क्योंकि क्वांटिटी बेस हैं, जैसे आपको चेयर्स नजर आ रही हैं, तो चेयर्स अगर आप किसी भी बंदे से काउंट करवाएंगे तो उनके नंबर्स जो हैं वो वही रहेंगे। लिहाजा इसका मतलब है ये इनको मेयर किया जा सकता है, ये मेयरेबल हैं। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। लिहाजा वो चीज जो नंबर से मेयर नहीं की जा सकती वो क्वालिटी बेस है, और जो नंबर्स से मेयर की जाती है वो क्वांटिटी बेस्ड होती है। लिहाजा अगर हम दोनों की एक्यूरेसी देखें तो क्वालिटी बेस्ड जो होती हैं इनकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं होती, ये एक्यूरेट नहीं होती, जबकि जो क्वांटिटी बेस्ड होती हैं ये हमेशा एक्यूरेट होती हैं ऑब्जर्वेशंस। तो इसका मतलब है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं दे आर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। मतलब कलर की बात कर लें, स्मेल की बात कर लें, टेस्ट की बात कर लें। एक बंदा कहता है ये बहुत अच्छा टेस्ट है, दूसरा कहता है नहीं इसका तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, तीसरा जो है उसकी एक अपनी इंडिविजुअल राय होगी। तो लिहाजा इसलिए, लेकिन अगर हम देखें काउंटिंग करनी है, किसी चीज के नंबर्स मेजर करने हैं या कोई और देखनी है, तो वो फ्रैक्शंस तक हो सकती है। मीन आप कह सकते हैं कि ये 4.25 की फ्रैक्शन में है, तो ये क्वांटिटी बेस्ड की होगी और ये एक्यूरेसी इनकी ज्यादा होगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हाइपोथेसिस। कि हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस की दो तीन डेफिनेशन है। एक बुक की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे। बुक की डेफिनेशन ये है कि एन ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जर्वेशन इनटू डेटा फॉर्म। कि जो साइंटिस्ट है, जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, वो क्या करता है, वो अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको डेटा फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड करता है, और जब वो डेटा फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर लेता है तो फिर वो क्या करता है, एंड गिव ए स्टेटमेंट एज पर एक्सपीरियंस, जो उसने एक्सपीरियंस किया ऑब्जर्वेशन से, एंड बैकग्राउंड नॉलेज, और जो उसके पास उस चीज के मतलब, उस इवेंट के मतलब नॉलेज था, उस नॉलेज की बेस के ऊपर उसने एक स्टेटमेंट दी जो कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसलिए एक हाइपोथेसिस बन गई। किस बेस पे बनी? कि जो ऑब्जर्वर ने डेटा कलेक्ट किया, उसको डेटा फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया, और फिर अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज की बेस के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन, एक स्टेटमेंट जो है वो प्रोड्यूस कर दी, जिस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इसलिए समटाइम ये कह दिया जाता है ए टेंटेटिव और अनटेस्टेड स्टेटमेंट अबाउट ऑब्जर्वेशन इज नोन एज हाइपोथेसिस। कि हाइपोथेसिस क्या है? कि एक स्टेटमेंट है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है ऑफ ऑब्जर्वेशन, या एक स्टेटमेंट और अनटेस्टेड observation or explanation of the observation is known as hypothesis कहलाती है। अब हाइपोथेसिस जो है उसको डिवाइस करने के, उसको बनाने के दो मेन तरीके हैं। एक तरीका है डिडक्टिव रीजनिंग। कौन सा तरीका है? डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? कि हम सबसे पहले मूव करते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। एक आम चीज को लेके उसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं। मीन एक जनरल चीज लेते हैं और फिर उसको एक प्रिंसिपल या रूल बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग ए स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम सम जनरल प्रिंसिपल। एक हम कंक्लूजन बना लेते हैं, एक नतीजा अख्ज कर लेते हैं, और उस नतीजे जो है
उसमें दो चीजें बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं जिसको हम लॉजिक्स कहते हैं, और वो लॉजिक्स होती हैं इफ एंड देन। कौन सी लॉजिक्स हैं? इफ एंड देन। यानी कि जो डिडक्टिव रीजनिंग है इसमें दो चीजें, एक तो हम जर्नल से स्पेसिफिक मूव करते हैं, आम से खास की तरफ चले जाते हैं, दूसरा एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल लेते हैं, जनरल प्रिंसिपल बना लेते हैं उस चीज से। और उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? इफ एंड देन, यानी कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हो जाएगा। अब उसकी एक एग्जांपल्स दो हम देखते हैं। पहली एग्जांपल्स हमारे, इफ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। अगर हम ये मान लें कि तमाम जो परिंदे हैं, जो बर्ड्स हैं, उनके विंग्स होते हैं, उनके विंग्स होते हैं, ये एक जनरल बात है। और फिर हमने इस जनरल बात के साथ दूसरी स्टेटमेंट क्या कर दी? एंड दैट स्पायरोस आर बर्ड्स, और स्पायरोस जो हैं वो बर्ड हैं। तो फिर हम इसका कंक्लूजन, फाइनल रिजल्ट क्या निकालेंगे? स्पायरोस हैव विंग्स। यानी कि हमने शुरू ये किया कि इफ, अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि बर्ड्स जो हैं उनके विंग्स होते हैं और स्पायरोस जो हैं वो बर्ड्स हैं, लिहाजा फिर फाइनल कंक्लूजन हमारा प्रिंसिपल क्या बना कि स्पायरोस के भी विंग्स जो हैं वो मौजूद होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये हमारा कंक्लूजन हो गया। अब इसकी दूसरी एग्जांपल्स हम देखते हैं। If all green plants require sunlight for photosynthesis, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना, सनलाइट का होना जरूरी है। और अगर सनलाइट होगी फोटोसिंथेसिस होगी, और प्लांट फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ग्लूकोज बनाएंगे जो कि एंड प्रोडक्ट होगा फोटोसिंथेसिस का। और अब हम क्या कह रहे हैं? देन, क्योंकि हमने कहा इफ और देन का इस्तेमाल होगा। देन एनी ग्रीन प्लांट, अगर हम कोई एक प्लांट उसको डार्क रूम में रख देंगे, डार्क प्लेस पे रख देंगे, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता क्योंकि लाइट मौजूद नहीं है। और जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो दैट विल नॉट सिंथेसाइज ग्लूकोज, और फिर वो ग्लूकोज नहीं बना सकता जो कि एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। तो ये दो एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स की मदद से हमने ये देख लिया कि कोई भी जनरल चीज लेके, आम कानून लेके, उस कानून को हम, उस चीज को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसको खास कानून बना सकते हैं। देन द सेकंड मेथड क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग। दूसरा तरीका इंडक्टिव रीजनिंग का है। इंडक्टिव रीजनिंग में पहले का रिवर्स है, रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, मीन खास से आम की तरफ। और इसमें हम क्या करते हैं? वी बिगिन विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, कि हम किसी स्पेसिफिक चीज से, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं और फिर उसको जनरल प्रिंसिपल बना देते हैं, और फिर उसको जनरल प्रिंसिपल बना देते हैं, यानी कि वो एक जनरल प्रिंसिपल बन जाता है। लाइक पहले वाली ही एग्जांपल को हम अब रिवर्स करते हैं। स्पायरोस हैव विंग्स एंड आर बर्ड। रिवर्स कर दिया हमने पहले का। Sparrows have wings and are bird. We know that eagle, parrot, eagle, parrot, hawk and crow are bird. ये तमाम क्या है? Birds हैं। तो फिर हम जनरल प्रिंसिपल क्या बना दिया? All bird have wings. तमाम परिंदों के पर होते हैं। तो ये हमने इंडक्टिव रीजनिंग का मेथड अडॉप्ट किया, डिडक्टिव से रिवर्स फॉर्म के अंदर, जो कि इंडक्टिव रीजनिंग है, इसको हमने यूज किया। और बायोलॉजी में जो ज्यादा रीजनिंग यूज की जाती है वो
इंडक्टिव रीजनिंग है कि इसमें हम ज्यादा बायोलॉजी में या साइंस के अंदर इंडक्टिव मेथड जो है उसको यूज करते हैं कि हम जनरलाइज से स्पेसिफिक इवेंट्स की तरफ हमेशा मूव करते हैं और जनरलाइजेशन जो है वो बनाते हैं, यानी कि एक कानून जो बनता है वो जनरल प्रिंसिपल होता है जो तमाम चीजों के ऊपर अप्लाई होता है, यानी कि स्पेसिफिक चीज लेके उसको फिर जनरलाइज कर लेते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जो हाइपोथेसिस बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशन और इमेजिनेशन। हमारा जो ख्याल है, हमारे जो तसव्वुरात हैं, वो भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल कि हम क्या इमेजिन करते हैं, क्या हमारी जो है वो सोच है, क्या हम सोचते हैं, वो चीज भी है। फिर उसके बाद एस्थेटिक परफॉर्मेंस है कि हमारी पसंद और नापसंद चीजों को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, वो हमारी एस्थेटिक परफॉर्मेंस है, उस वो भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड रिलीजियस और फिलोसफिकल जो आइडियाज हैं हमारे, जो नजरियात हैं हमारे, मजहबी हैं, ख्यालात हैं, वो तमाम चीजें इसमें। फिर कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेस, जो दूसरे अवामल्स हैं उनके साथ मुवाजना किया जाता है, उनके साथ कंपेयर किया जाता है। कंपैरिजन एंड एनालॉजी जो है वो जो दूसरे प्रोसेस हैं उनको कंपेयर। और फिर आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बायोलॉजी के अंदर आपने देखी होगी वो ये है कि मोस्ट डिस्कवरीज जो हैं बायोलॉजी की वो एक्सीडेंटल हैं, बाय चांस हैं। जैसे पेंसिलिन की डिस्कवरी आपने पढ़ी है तो वो बाय चांस है कि साइंटिस्ट तो कोई और काम कर रहा होता है लेकिन उसको कोई और चीज जो है वो डिस्कवर कर लेता है। तो ये थे तरीकेकार जिससे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब जब हाइपोथेसिस बन जाती है तो फिर उसको टेस्ट करना होता है, उसकी टेस्टिंग करनी है, उसको ऑब्जर्व करना है और क्योंकि उसको बार बार हमने देखना है ताकि उससे हम कोई मंतकी नतीजा कंक्लूजन जो है वो निकाल सकें। अब हाइपोथेसिस जो है उसको बार बार टेस्ट किया जाता है। रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ ए हाइपोथेसिस, कि एक हाइपोथेसिस जो है उसको बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है उस पर, और उस एक्सपेरिमेंट को बार बार करने का नतीजे में अगर वो हाइपोथेसिस रॉन्ग प्रूफ नहीं होती, यानी कि वो हाइपोथेसिस गलत साबित नहीं होती, तो फिर उस सूरत में जो साइंटिस्ट है, जो जिसने वो हाइपोथेसिस बनाई, उसका जो एक कॉन्फिडेंस है, जो उसका इत्मीनान है, वो इंक्रीज हो जाता है और फिर जनरली वो हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। हाइपोथेसिस जो होती है वैसा नहीं है कि उस फौरन ही उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बट के दैट इज रिपीटेडली एक्सपोजर ऑफ ए हाइपोथेसिस, उसको बार बार अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट्स उस पर परफॉर्म किए जाते हैं और उस सूरत में अगर वो पॉसिबल फॉल्सिफिकेशन नहीं होती, वो गलत साबित नहीं होती, तो दैट डेफिनेटली इंक्रीज द कॉन्फिडेंस इन द हाइपोथेसिस। तो वो कॉन्फिडेंस जो है हाइपोथेसिस के ऊपर साइंटिस्ट का वो बढ़ जाता है अगर वो मुमकिन तौर पे गलत साबित नहीं होती। और अगर वो सही साबित होती आ रही है तो फिर वो वेल सपोर्टेड एंड जनरली एक्सेप्टेड हो जाए। एक ऐसी हाइपोथेसिस जिसको बार बार टेस्ट किया गया, यानी कि दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन विदाउट एवर बीइंग फॉल्सिफाइड। अगर एक ऐसी हाइपोथेसिस जो कि बार बार टेस्ट की जा रही है और हर टेस्ट के रिजल्ट में वो गलत साबित नहीं होती, तो फिर उसको सपोर्ट किया जाता है और उसको जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है।
जब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर उस हाइपोथेसिस से और बहुत सारी हाइपोथेसिस निकालते हैं, यानी कि उसी को बेस बना के और हाइपोथेसिस जो हैं वो फॉर्मुलेट कर ली जाती हैं, वो बना ली जाती हैं। और वो हाइपोथेसिस जो हैं वो अगर बार बार टेस्ट करने से सही साबित हो जाती हैं तो देन फिर हम उसको थ्योरी का नाम देते हैं। देन दैट हाइपोथेसिस कॉल्ड एज थ्योरी। थ्योरी कैसे बनती है? थ्योरी इज फॉर्म बाय ए सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ मेनी टेस्ट। अगर एक हाइपोथेसिस सीरीज ऑफ टेस्ट से वो पास हो जाती है, एक हाइपोथेसिस जिसको बार बार एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया गया है और वो गलत साबित नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि वो थ्योरी बन गई, यानी कि वो नेक्स्ट स्टेप में आ गई। अब थ्योरीज जो है वो दो तरह की हो सकती हैं। गुड थ्योरी हो सकती है। गुड थ्योरी कौन सी है? जो प्रिडिक्टिव है और हैव एक्सप्लेनेटरी पावर। एक ऐसी थ्योरी जो कि फर्दर फ्यूचर जिसमें और हाइपोथेसिस निकल सकती हैं, वो और हाइपोथेसिस के बाइस बन सकती है, उनके लिए रास्ता बन सकती है और उसके अंदर खुद अपनी एक्सप्लेनेशनरी पावर, यानी कि वो खुद अपने आप को वाजे करने की सलाहियत रखती है। और इस जैसी हाइपोथेसिस को, यानी कि ऐसी हाइपोथेसिस जो खुद अपने आप को एक्सप्लेन करती है, वो हम गुड थ्योरी कहलाती है। अब गुड थ्योरी जो है उसको हम प्रोडक्टिव थ्योरी कैसे कहेंगे? वो प्रोडक्टिव थ्योरी उस वक्त बनती है जब उसमें से जो एक उसका इम्पोर्टेंट फीचर है कि दैट सजेस्ट न्यू, कि वो और हाइपोथेसिस, जैसे पहले हमने कहा कि वो पेशगोई करने वाली है और अपनी वजाहत खुद कर सकती है, और अगर उसमें एक और फीचर शामिल हो, और वो फीचर क्या है कि वो न्यू और डिफरेंट हाइपोथेसिस उसमें से बनाई जा सके, न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस उसमें से बनाई जा सकें, तो फिर उस थ्योरी को हम प्रोडक्टिव थ्योरी का नाम देते हैं। अब भी इस पे एक्सपेरिमेंट जो है वो खत्म नहीं होते। टेस्टिंग जो है वो गो ऑन है और टेस्टिंग इसके ऊपर होती जा रही है, और अगर उसके रिजल्ट में भी ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है और हर दफा ये सही साबित हो रही है, तो देन इट बिकम ए साइंटिफिक लॉ। If a theory is tested again and again and continues to be supported by experimental evidence, एक ऐसी थ्योरी जो कि बार बार टेस्ट हो रही है, बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, दुनिया के डिफरेंट एरियाज के अंदर उसमें एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और उसको साइंटिस्ट एज ए चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपनी एफर्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर लगा रहे हैं कि वो थ्योरी को डिसप्रूव करें, और उसके बावजूद अगर वो डिसप्रूव नहीं हो रही तो देन इट इज ए साइंटिफिक लॉ। तब वो क्या बन गई? साइंटिफिक लॉ बन गई। और साइंटिस्ट जो होता है उसकी एक अप्रोच होती है जिसको हम स्केप्टिकल अप्रोच कहते हैं। स्केप्टिकल अप्रोच क्या होती है? मैं ना मानू वाली बात। मसल मैंने बात नहीं मानी, मेरा काम चिट्टा है। क्यों चिट्टा है भी? इसलिए कि साइंटिस्ट जो है वो हमेशा दूसरे साइंटिस्ट के काम को नॉलेज नहीं करता, बल्कि वो उसको डिसप्रूव करने की कोशिश करता है। तो साइंटिफिक लॉ जो है उसकी एक और डेफिनेशन है, इफ ए थ्योरी सर्वाइव दिस स्केप्टिकल अप्रोच, मैं ना मानू वाली अप्रोच से अगर वो बच जाती है, एंड कंटिन्यूस टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटेड एविडेंस, और फिर वो एक्सपेरिमेंट से एविडेंस से साबित होती जा रही है, तो फिर वो साइंटिफिक लॉ बन जाती है। एक और उसकी डेफिनेशन है, a uniform और constant fact of nature। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, कुदरत का एक ऐसा कानून जो यूनिफॉर्म हो और कांस्टेंट नेचर का कॉन्सेप्ट बन जाए, और जिसको रिफ्यूज ना किया जा सकता हो, जिसको जटलाया ना जा सकता हो, तो वो भी साइंटिफिक
लॉ कहलाता है। ये भी उस साइंटिफिक लॉ की डेफिनेशन है, यानी कि एक ऐसी थ्योरी जो कि इररिफ्यूजेबल है, जिसको गलत साबित नहीं किया जा सकता, तो वो भी साइंटिफिक लॉ कहलाती है। अब अगर हम बायोलॉजी को देखें, तो बायोलॉजी में इतने ज्यादा साइंटिफिक लॉज नहीं है, दैट इज ड्यू टू देयर रिलेटिव नेचर, कि डिफिकल्ट है टू डिफाइन नेचर को ऑफ लाइफ को। तो इस वजह से बायोलॉजी इज शॉर्ट ऑफ लॉ। और बायोलॉजी में जो लॉज हैं उनकी दो एग्जाम्पल्स हम आमतौर पे पढ़ते हैं, और दो एग्जाम्पल्स जो हैं ये तकरीबन सारे बच्चों को पता होती हैं। एक तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, और दूसरा लॉ है हार्डी वेनबर्ग लॉ कहलाता है, या थ्योरम भी इसको हम कहते हैं। ये दो लॉज हैं जो कि ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल के तौर पे हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात, और वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि लॉज आर मोर जनरल देन थीरीज। थीरीज जो होती हैं ये थोड़ी स्पेसिफिक होती हैं, और जो लॉज होते हैं ये हमेशा जनरलाइज होते हैं। थ्योरीज जो है वो हो सकता है एक रीजन में सही हो, दूसरे रीजन में जाके गलत हो जाए, लेकिन लॉ जो होता है वो हमेशा यूनिवर्सल फैक्ट होता है, वो हमेशा यूनिवर्सल होता है, वो दुनिया के किसी कोने में भी हो वो सही साबित होता है। इसलिए हमारे जो लॉज हैं ये जनरलाइज होते हैं, और ये हमेशा जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी हमें लॉज में मिल जाते हैं, जबकि थ्योरी जो है उसमें इतने ज्यादा हमें आंसर्स नहीं मिलते। इसलिए हम कहते हैं कि जो लॉ है दैट कैन जनरली afford answers to even more complex questions as compared to the theory। ठीक है, और ये था हमारा आज का लेक्चर। बहुत अहम लेक्चर है, तमाम बोर्ड्स में तमाम पेपर्स के अंदर इसमें से जरूर क्वेश्चंस आते हैं, लिहाजा इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। सी यू अगेन टुमारो मॉर्निंग।